मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन करें स्वीडन से प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My pleasure as always. Thank you so much, Alia ji. जी जी, डॉक्टर साहब थैंक यू कि आप टाइम निकालते हैं हमारे प्रोग्राम्स के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक बहुत अहम इशू जो कि इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और हुआ कुछ यूं है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच एक ऐसा इशू क्रिएट हुआ जिसमें हमें ये पता चला है, खबर ये आ रही है कि मालदीव्स की हुकूमत ने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद काफी गम और गुस्सा देखने में नजर आया, और अब जो मालदीव्स की गवर्नमेंट है उसने अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया। अच्छा सर, ये उसके बाद हुआ कि जब हमने ये देखा कि नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप आइलैंड पर पहुंचे और उनकी वहां से फोटोज और वायरल हुई और वीडियोस, और उन्होंने उसके पर ट्वीट भी किया। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, उनको इतना गुस्सा आया उन मिनिस्टर्स को कि उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए कि जो मेरा ख्याल है कि शायद किसी भी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर या किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप इस इश्यू को कैसे देख रहे हैं सर? ये जो हो रहा है, आपके ख्याल में कि इसके पीछे क्या है? देखिए, इसके पीछे ये लास्ट इलेक्शन है मालदीव्स का, जो जो आजकल बेहल उनके प्रेसिडेंट हैं, सूसी किस्म का नाम है, बेहल उनका सरनेम मुझे जी एकदम। जी जी जी। जी। उन्होंने अ, हिंदुस्तान के साथ कि हमारा जो इनका इन्फ्लुएंस है हम इसको ख़त्म करेंगे और हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, इंडिया के हम जेर असर नहीं होंगे। तो वो इलेक्शन उन्होंने 54% मेजोरिटी से जीत लिया। और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, वो इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे, और इंडियन टूरिस्ट बहुत आते हैं मालदीव्स में। मालदीव्स की जो डेमोग्राफी है वो यूं है कि इट्स स्लाइटली मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन, और लैंड मैस इसका बहुत छोटा है। वो अटोल आइलैंड्स हैं स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, द स्मॉलेस्ट इन एशिया। एशिया में इससे छोटा मुल्क कोई नहीं पॉपुलेशन वाइज। तो और 500,000 पॉपुलेशन, इंडिया 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और आपका क्लोजेस्ट मैं समझता हूँ वही है नेबर। हालांकि ये कोई 750 किलोमीटर डीप इन द सी है। यहाँ के मुसलमान जो हैं वो जैसे बाकी भी जगह पे हुआ है, ये पहले ये सारे जो थे कोई ट्राइबल रिलीजन्स थी, फिर यहाँ पे बुद्धिज्म आ गई, 12वीं सदी में यहाँ पे इस्लाम आ गया। लेकिन ये बुद्धिस्ट ही रहे आज से कोई 500 साल पहले, फिर ये सारे मुसलमान हो गए। अब वहाँ पे सिर्फ मुसलमान हैं, एंड हम्म। वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर्स, वेरी स्मॉल। और अच्छा। ये जो है ये जो है मालकी ब्रांच ऑफ इस्लाम, जो हम्म। नॉर्थ अफ्रीका में होता है, यू सी, हम्म। उसके फॉलोअर्स हैं ये सुन्नी, लेकिन मालकी राइट्स। आई थॉट ये भी हम फैक्ट्स दे दें। जब सार्क बनी तो उस सार्क का हिस्सा था मालदीव्स ऑल्सो, और प्रो इंडिया किस्म की ओरिएंटेशन ही रही उनकी। लेकिन कुछ सालों से वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बहुत बढ़ गया, और हम्म। चाइना ने उनको मदद भी ऑफर की होगी जैसे होता है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये इलेक्शन जीत गए और इनके 3 मिनिस्टरों ने वो क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रेक करते हुए बेहुदा बातें कर दी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। हुआ क्या कि लक्षद्वीप जो है वो भी मेजॉरिटी सारे मुसलमान ही है वहां पे, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो मालदीव्स इज अ ग्रेट टूरिस्ट प्लेस, सारी दुनिया आती है वहां पे, वो डाइविंग डूविंग बहुत लोग करते हैं। तो ये शायद उनको ख्याल था कि अब नरेंद्र मोदी जो वहां चले गए हैं और वहां पे इतना इसको हाई प्रोफाइल केस बनाया जा रहा है, तो शायद मालदीव्स को ये डेवलप कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव
सॉरी, लक्षद्वीप लक्षद्वीप को टू मालदीव्स। तो ये हुँ, 2-3 चीज़ें हैं, प्रो चाइना ओरिएंटेशन जो आज की हुकूमत की है। नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे जाना और उसको हाई प्रोफाइल बनाना, और ये खबर सी आनी कि अब इंडिया उसको करेगा डेवलप फॉर टूरिज्म। हुँ, तो ये 2-3 चीज़ें सोच के, प्लस जो एक उनका रिमार्क ये भी है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ टूल ऑफ इज़राइल, वो भी मैंने पढ़ लिया सारा। आपके जब ये इन्विटेशन आई थी तो मैंने लेटेस्ट पढ़ लिया है। तो ये ज़ुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज़ एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। बट क्या किया जाए, अब सियासत होती ऐसी है। हुँ। अच्छा हुँ, सर, हमने ये देखा कि उसके बाद ये भी खबर आई कि जो मालदीव्स की हुकूमत और वहाँ के और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ और उनकी अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि ये जो है, ये काम उनके मिनिस्टर्स की तरफ से जो किया गया है, इस पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज़्म खत्म हो सकता है और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज़ ए टूरिस्ट, तो हुँ। उनको मालदीव्स को एक बड़ा नुकसान इसका होगा। हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज़्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। तो ज़ाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स, तो वो मार्केट अगर उनकी ख़त्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये 3 जूनियर मिनिस्टर हैं हुँ, जिन्होंने ये हरकत की है, और फिर हुँ, लेकिन उसका रिएक्शन जो इंडिया से हुआ, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव्स के लोग, दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज़ आवर बिग नेबर, और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो हैं वो उनके इंटरेस्ट में है। मेरे ख़्याल से ये मुझे लगता है होना चाहिए वहाँ पे। बाकी सियासी तौर पे चाइना का कितना होल्ड है इस नई हुकूमत पे, और ये मिनिस्टर किस हद तक खुद ये इन्होंने बात की है या इनसे करवाई गई है, वी डोंट नो। आपको पता है सियासत एक तो नज़र आती है, एक पीछे जो मोहरे खींच रहे होते हैं ना, उनकी हमें समझ नहीं आती जब तक के फैक्ट्स बाहर ना आ जाएँ। हुँ। तो डॉक्टर साहब, अगर लक्षद्वीप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए और उनको ये कहा गया कि एक मास्टर स्ट्रोक है, इसकी वजह ये जी। है कि जाहिर है कि वो एक ऐसी जगह, तो आप समझते हैं कि अगर उसको डेवलप किया जाए, और जाहिर है कि वो तो कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, उनका तो टूरिज्म वैसे ही कितना बढ़ रहा है इस हुँ, वक्त, कि उनकी नई नई एग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि उनकी एक और जो एयरलाइन है, उसने आकाशा एयर है, उसने हुँ। भी 150 बोइंग जेट्स की एक नई डील की है। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है, किसी भी, खास तौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुँचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते ऑफ हैं। कोर्स, आई एग्री। तो ये मालदीव्स के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ मुमकिन है और क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हुँ, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी, वो क्या कहते हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हो, हुँ, तो सारे सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। और सो ये मुझे लगता है कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस ज़ुबान में कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं इनको क्यों, कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं कि डिप्लोमेटिक ज़ुबान अपनी जगह कुछ होती है, यू कांट यूज़ सर्टेन वर्ड्स इन द पब्लिक। पता नहीं, आई डोंट नो, हुँ। बेहुदा बातें हैं। हुँ, तो सर, इससे पहले हमने देखा कि जब कनाडा और इंडिया के बीच जो एक डिस्प्यूट था, उसके ऊपर हालाँकि कनाडा तो मालदीव से कोई उसका कंपैरिज़न नहीं है। एक बड़ा कंट्री है और कनाडा की अपनी एक वो है से, लेकिन इसके बावजूद कनाडा को भी बार-बार कई मौके ऐसे आए कि जिसमें उनको थोड़ा नीचा होना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं, हम तो रिलेशंस चाहते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं तोड़ना चाहते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो अब क्या, यानी एक कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बड़ा बहुत ज़्यादा सख्त, हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया इंडिया की तरफ से। तो अब मालदीव्स को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम कैसे सर्वाइव करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे या दूसरे कंट्रीज़ जो हैं,
क्योंकि ज़ाहिर है सर डॉक्टर साहब हम ये तो बात करते रहते हैं कि इंडिया अपनी एक इकोनॉमी और एक अपने बड़े एक पॉपुलेशन उसके तौर पर एक बड़ी ताकत तो है। और एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है। वो हुँ, चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीज़ों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को, जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशन विथ ऑल, बैड रिलेशन विथ नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो डिप्लोमैटिकली उन्हें समझाई जा सकती है। पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है, ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये सियासी हरकतें, तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं कि हम जो समझते हैं कि हर चीज़ को सोच समझ के बात करनी चाहिए, वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव्स ने ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, गलती की है। सार्क का वो मेंबर है। सार्क इज़ नॉट डेड एंड डिसॉल्व्ड, वो अभी एग्ज़िस्ट करती है, उसको एक्टिवेट करना चाहिए हुँ, सारों हुँ। की गुड रिलेशंस के लिए। और इतना ट्रेड ये जो है, टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको ज़हन में रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है, क्योंकि लेकिन वो सर ये मुल्क, जो आपने कहा सर ये जो आपने कहा कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेज़ेंस है इंडिया की तो उनको लेकिन सर अगर ऐसी बात होती डॉक्टर साहब, तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते या हमें कुछ ऐसा नज़र आता। ऐसी तो कोई बात पिछले काफ़ी अर्से में हमें कोई मालदीव्स की तरफ से नज़र नहीं आई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अपने वो उस पे और फिर ये बात सामने आती है, उनकी जो कंट्रीमैन है उनकी तरफ से नीचे लिखा भी जाता है कि जनाब ये अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाए तो मालदीव्स का टूरिज़्म तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उससे कुछ ऐसा फ़ील किया और वो किया कि जल भून के जिसे कहते हैं ना ये नाराज़ होके वो वाले कमेंट्स हाँ, किए। अब मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो इलेक्ट हुई है वो एंटी इंडिया वोट पे हुई है ना, हुँ, हुँ। हैंड्स ऑफ इंडिया वाली बात पे। तो अच्छा। अब हाँ, इसी पे वो इलेक्शन जीते हैं। हुँ, उससे पहले जो हुकूमत थी वो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। इन्होंने इलेक्शन ही इस कैंपेन पे जीता है। और चाइना के साथ जो ये प्रेसिडेंट हैं, इनके खासे क्लोज रिलेशनशिप है। अब वो चाइना को किस तरह यहाँ पे लाएँगे इंडिया को बैलेंस करने के लिए, आई डोंट नो कि वो क्या होगा? क्या चाइनीज़ टूरिस्ट आने शुरू हो जाएँगे? चाइनीज़ तो मैंने देखा है हज़ारों, लाखों की सूरत में, जो ये चाइनीज़ लेडीज़ हैं, वो ये स्टॉकहोम और इधर आती हैं और सबसे महँगे वो जो हैंडबैग हैं और घड़ियाँ वो खरीदती हैं। वहाँ पे तो मौजें हो गई हैं, जितना पैसा चाइनीज़ लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट मुल्क है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की कम्युनिज़्म है जहाँ पे इतने बिलियनर हैं और इतनी कुछ लोगों के पास इतना पैसा है। लेकिन चाइना ज़ाहिर है इंडिया से ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है, ज़्यादा मज़बूत मुल्क है, नंबर 2 है दुनिया में इस वक़्त। तो मालदीव्स वालों ने क्या सोचा है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो उनकी टूरिज़्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और वैसे भी जो एक सिक्योरिटी इश्यू होता है ना, आप एक बड़े मुल्क को प्रोवोक कर दें तो वो आपको कई तरीके से प्रेशराइज़ कर सकता है। व्हाई शुड मालदीव्स लैंड अप इन सच ए सिचुएशन? आई डोंट नो। एग्ज़ैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब अब क्योंकि आपसे बात हो रही है एक और हाँ, हम देख रहे हैं कि नई डेवलपमेंट क्या ज़ाहिर है कि इलेक्शंस तो होने ही थे। बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अब एक वो टाइम आ गया और जो शेख हसीना है उन्हीं के आने की जो है वो गूंज सुनाई दे रही है। तो सर अगर आप देखिए कि तीनों कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया उसमें से तीनों कंट्रीज़ में एट अ टाइम इलेक्शंस की जो है वो टाइम आ गया। तो इसमें पाकिस्तान में अभी भी एक जिसे कहते हैं कि वो होता है ना कि यकीन दहानी कि हाँ इलेक्शन होंगे क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि सेनेट में कुछ शायद रेजोल्यूशन पास हो गई कि जी ये फरवरी की जो डेट है इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर हमने देखा कि उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया कि कुछ भी हो जाए फरवरी में ही इलेक्शन होंगे। बाकी पार्टीज भी इसके ऊपर अपने रिजर्वेशन का इजहार करिए, पता नहीं होते या नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो डेट्स हैं, जो टाइम है, वो बांग्लादेश और इंडिया में इलेक्शंस जो है वैसे ही उसी तरीके से हो रहे हैं और होंगे। तो ये एक मतलब हमसे एक ही जगह लेकिन बहुत बड़ा जंप हमें नज़र आ रहा है इस चीज़ में। नहीं, पाकिस्तान के इलेक्शंस तो सिवाय 1970 के, जो कि बहुत फेयर और फ्री थे, उसके बाद मैं पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, उस इलेक्शन का तो जवाब ही नहीं था।
इतने फेयर और फ्री करवाए थे याह्या खान ने, उसका रिजल्ट जो आया वो पाकिस्तान को उसने तोड़ दिया, ये एक और बात है। लेकिन बाद में तो रिगिंग ऑफ इलेक्शंस इज वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान, हर दफा होता है। अपनी पसंद का प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर ले आते हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शंस की वो प्रेस्टीज, वो अथॉरिटी, वो नहीं है जो इंडिया में। तो डेफिनेटली बड़े सॉलिड है उनके इलेक्शंस, और बांग्लादेश में ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया हुआ है, सो दैट्स प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश। बट इंडिया में तो इलेक्शन होंगे, और जितनी भी पार्टीज हैं वो उसमें जैसे उनका तरीका है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस एतबार से इंडिया एक बहुत कामयाब मुल्क है कि वो अपने इलेक्शंस जो है बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में होने चाहिए। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात की, मेरे ज़हन में सवाल ये आया कि आपने कहा कि 1970 के इलेक्शन तो बड़े ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे और बड़े ज़बरदस्त करवाए, वो अलग बात कि उसका जो रिज़ल्ट था, उस पे पाकिस्तान टूट गया। तो सर, क्या अब हो सकता है कि ऐसा था कि उनको ये इल्म नहीं था कि जो जीत रहा है, वो वाक़ई जीत जाएगा? यानी ये सोचा जा रहा था कि नहीं, रिज़ल्ट ये नहीं आएगा, इस बिना पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। अगर रिजल्ट की वो तवक्को होती तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होते। ये बिल्कुल मुमकिन है। आई एग्री विथ यू। तो मेरे ख्याल से उन्हें ये तो खबर थी कि अवामी लीग खासा बड़ा वो ले जाएगी वोट, लेकिन ये नहीं था कि 162 रिजर्व सीट्स में से 160 वो ले जाएंगे, और 160 इन एन इलेक्टेड हाउस ऑफ 300। 15 तो नॉमिनेटेड थी ना मेंबर्स अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट के, तो उनको हक जी। था हुकूमत बनाने का। ये महल कैलकुलेट नहीं था किया। जो आईएसआई और ये बाकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जो असेसमेंट दी होगी वो यही दी होगी कि अवामी लीग इज गोइंग टू बी अ मेजर विनर इन ईस्ट पाकिस्तान एंड पीपल्स पार्टी इन वेस्ट पाकिस्तान, विच इज ट्रू। लेकिन इतना क्लीन स्वीप हो जाएगा, लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं, कि वो सारे पाकिस्तान के रिजल्ट्स पे हावी हो जाएगा सिर्फ एक प्रोविंस का इलेक्शन रिजल्ट, ये किसी के जेहन में नहीं था ये। तो इसीलिए फ्री और फेयर इलेक्शंस की जो रिजल्ट है वो उस फ्री और फेयर इलेक्शंस के पर्पस को डिफीट कर देते हैं, ये कहना चाहिए हमें। हम्म। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल सर, क्या आप महसूस करते हैं कि इस बार पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं, वैसे तो हर बार ही आपको, जैसे आपने कहा भी, कि इलेक्शंस होते हैं और तमाम पार्टीज को ये गिला शिकवा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई इलेक्शन ऐसा हो कि जिसमें सारी पार्टियां मुत्तफिक हो कि हाँ, बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। हर दफा कोई ना कोई कह रहा होता है कि नहीं। तो इस बार क्या, जब इलेक्शन अगर हो जाते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि फ्री एंड फेयर होंगे और पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर लेंगी? आई हैव नो आइडिया ऑफ नोइंग इट। वो तो इलेक्शन दिन ही बताएगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है उस पर। लेकिन जो खबर आई है कि पहले इन्होंने सारे नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई के रिजेक्ट कर दिए थे, अब सुना है 76%। ये डॉन की खबर है, सच है या झूठ आई डोंट नो। वो पीटीआई के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इट स्टिल मींस अबाउट 25% तो रिजेक्ट हुए ही हैं। हाँ जी। तो हम्म। इन इलेक्शंस को अगर फेयर और फ्री हो भी जाते हैं, क्या इनको फेयर माना जाएगा व्हेन पीटीआई के जो मेन लीडरशिप है वो कंटेस्ट नहीं कर सकती? आई डोंट नो। लोगों का क्या रिएक्शन होगा इलेक्शन के बाद, वो देखने की बात है। लेकिन ठीक। हाँ जी, ऐसे ही है। और पता कोई नहीं, ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं। इनके लिए क्या चीज़ है जो मुमकिन नहीं है? कोई हम्म। लास्ट मिनट ये असेसमेंट हो कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, 6 महीने आगे डाल दो, तो वो डाल देंगे। ठीक। ओके। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइंदा भी आपसे बात होगी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सर। थैंक यू जी।